my channel Zombophilic Shreyanshi. So, in this video, we are going to discuss about the 5 kingdom classification. सबसे पहले we will focus on this particular word, that is classification. देखिए, at present there are about 1.7 to 1.8 million species in the world. Is it practically possible कि हम इतने नंबर ऑफ स्पीशीज़ को इन द लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 100 ईयर्स पढ़ सकते हैं एक एक करके? सो आंसर इज एब्सोल्युटली नो, राइट. इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास ये आया, दैट इज क्लासिफिकेशन. लेट्स सी यू आर अ शॉपकीपर, राइट. तो आप क्या करेंगे, अपने सामान को ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे ना. जैसे लेट्स से सोप है तो सोप के लिए एक अलग सेक्शन होगा, डिटर्जेंट है तो डिटर्जेंट के लिए अलग सेक्शन होगा, ठीक है. और उसके बाद फिर मतलब कुछ भी है, खाने पीने का आइटम है तो उसके लिए अलग सेक्शन होगा. तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं ना, मतलब कि चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स पे डिवाइड कर दे रहे हैं. इससे होता क्या है, इससे जो हमारा काम है ना वो काफ़ी ईजिली हो जाता है. सो दिस नंबर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं और इतनी ही रहेंगी. साइंटिस्ट का मानना है कि अभी न जाने एट प्रेजेंट कितनी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई हैं. सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया. सो सबसे पहला जो मतलब क्लासिफिकेशन था दैट वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है. तो ये आए और इन्होंने क्या किया ना, ही जस्ट क्लासिफाइड द होल लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 पार्ट्स. कौन कौन सी? 2 किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया. एक था प्लांट्स का और एक था एनिमल्स का. ऑलराइट. अब ये जो प्लांट्स वाली कैटेगरी थी ना, इसको इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. प्लांट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया. उसके बाद में एनिमल्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. कौन कौन से 2 पार्ट्स थे? एक थे इनाइमा और एक थे एनाइमा. अब इसका क्या मतलब हुआ? सी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इनाइमा की कैटेगरी में रखा जिनके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट थी. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका ब्लड रेड था उनको किस कैटेगरी में रख दिया गया? इनाइमा की कैटेगरी में. इसका जस्ट ऑपोजिट एनाइमा की कैटेगरी हो जाएगी. दैट इज ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रखे गए जिनके पास आरबीसी नहीं थी ब्लड में, इसकी वजह से इनका जो ब्लड था वो रेड नहीं था. सो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू क्लासीफाई द होल लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है. तो इसलिए हमने कह दिया कि जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इनिशिएट किया वो एरिस्टोटल ने किया एंड 2 किंगडम्स दे दिए. किस बेसिस पर दिया? ही जस्ट लुक्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजी. He just divided the whole living world into 2 kingdoms, that is plants and animals. उसके बाद फिर आए हमारे पास Carolus Linnaeus. This man played a very essential role in biological world. अब ये जो Carolus Linnaeus आए, किया इन्होंने भी वही, इन्होंने कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं किया. He also divided the whole living world into 2 kingdoms. But this time basis of classification was bit more explanatory than that of Aristotle, right? Acceptable 2 kingdom classification किसका था? Carolus Linnaeus का था, right? अभी तक हमारे पास कितने किंगडम्स चल रहे हैं? 2, that is plant and animals. बट इस किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी आए. ड्रॉबैक्स ये थे कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कुछ चीज़ें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था. क्या क्या नहीं कर पा रहा था? दैट इज़ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था. वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. और भी ऐसे कई सारे फीचर्स थे जो ये जो कैरोलस लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. अब इसके बाद हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हीकल. ही गेव अनदर किंगडम दैट इज टर्म्ड एज किंगडम प्रोटेस्टा. इन्होंने किंगडम प्रोटेस्टा इंट्रोड्यूस कर दिया. अब प्रोटेस्टा में इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे जो एक कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स
एंड फंजाई। ठीक है, सो प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स रखे गए वो ऐसे रखे जो कनेक्टिंग लिंक थे बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है, दैट इज़ यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा मेंबर है जो अगर इसको लाइट में रख देंगे आप तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, अगर आपने इसको लाइट में रख दिया तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। वहीं अगर आपने इसको डार्क में रख दिया तो ये मरेगा नहीं कि खाना नहीं मिल रहा है, रिजर्व फूड मटेरियल भी ख़त्म हो गया तो ये मर जाएगा, नहीं। ये डार्क में अगर आपने रख दिया तो ये क्या करने लगेगा, रेस्पिरेशन करने लगेगा। हुआ ना इंटरेस्टिंग भाई। इसके पास प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स हैं एंड एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स हैं। सो दैट इज़ वाई अर्नेस्ट हीकल प्रपोज्ड अ न्यू किंगडम, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका है। एक और साइंटिस्ट आए, वो कौन थे, ही वॉज कोपलैंड। ही गेव अनदर किंगडम। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे मेंबर्स रखे गए जो प्लांट, एनिमल्स और फंगस के बीच में कनेक्टिंग लिंक थे, और इसमें अर्नेस्ट हीकल ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जो यूनिसेल्युलर तो थे बट दे वर यूकैरियोटिक। ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को इन्होंने प्रोटिस्टा के कैटेगरी में रख दिया। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को रख दिया, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम है, दैट इज मोनेरा। बाकी जितने भी किंगडम्स हैं आपके पास वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। ओनली किंगडम मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। इसमें जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं वो आते हैं। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। अब उसके बाद हम आते हैं आर.एच. विटेकर के पास। आर.एच. विटेकर के पास इनका जो है 1969 में क्लासिफिकेशन आया। किस ईयर में, 1969 में इनका क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अनदर किंगडम। देखिए, एक पे एक करके किंगडम्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। तब फंजाई के बाद एक और क्लासिफिकेशन आया जो, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सो आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, देखिए मैं एक बार वापस से समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स में और एनिमल्स में। इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज मॉर्फोलॉजी। ऑलराइट, ही डिवाइडेड plants further into herbs, shrubs and trees, and animals into Enyma and Anyma. Alright. After that, Carolus Linnaeus came. He also differentiated the whole living world into 2 parts, that is Plantae and Animalia. But this time, his basis of classification was bit more explanatory than that of Aristotle. That is why the 2 kingdom classification given by Carolus Linnaeus was more acceptable. Alright, after that हमारे पास अर्नेस्ट हीकल आए। He gave another new kingdom, that is kingdom Protista. Protista में इन्होंने ऐसे members placed करे which were unicellular eukaryotes. Protestant members are basically the connecting links between plants, animals and fungi. इसमें बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दिया जाता है यूग्लिना का। ऑलराइट, देन हमारे पास आए कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया, किंगडम मोनेरा बना दिया। किंगडम मोनेरा में इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्लेस करे जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। देन फाइनली केम आर.एच. विटेकर। इन 1969 ही गेव 5 kingdom classification. So that was all about the 5 kingdom classification which was given by R.H. Whittaker. हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, कार्ल वूज। He divided the whole living world into 3 domains and in 3 domains में इन्होंने 6 kingdoms बोल दिए। ठीक है, 6 kingdom इन्होंने
आपके 3 डोमेन्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया? तो इन्होंने कोई किंगडम एज सच इंट्रोड्यूस नहीं किया, इन्होंने किंगडम मोनेरा को ही क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वन वॉज आर्कीबैक्टीरिया एंड another was eubacteria. All right, he called archaebacteria को old world bacteria and eubacteria were termed as new world bacteria. So that is all about the different classifications which were proposed by different scientists at different times, जिसमें कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है दैट इज द वन विच वॉज गिवन बाय R.H. Whittaker. He divided the whole living world into 5 different kingdoms. Those 5 kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Alright, now let's talk about some general characters of them. So, Monera में इन्होंने unicellular organisms रखे, U means unicellular. Protista में unicellular organisms रखे, Fungi में unicellular और multicellular both type of यहाँ पर organisms रखे गए. Plants multicellular, Animalia multicellular. ठीक है, Monera में इन्होंने prokaryotic members को रखा. ठीक है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स, फंजाई में यूकैरियोट्स, प्लांटी में यूकैरियोट्स एंड एनिमेलिया में भी यूकैरियोट्स. अब ये देखिए, सिर्फ प्रोकैरियोटिक जो किंगडम है दैट इज द मोनेरा ओनली, उसके अलावा कोई भी प्रोकैरियोटिक किंगडम नहीं है हमारे पास. एक बार मैं वापस से बता दूं आपको, दैट मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज the one which was given by R.H. Whittaker in the year 1969, and that is termed as 5 kingdom classification. Alright, now अब हमारे पास एक बेसिक सा आइडिया तो हमें मिल चुका है that the whole living world is divided into different kingdoms, right? लेकिन अब ये जो किंगडम है, लेट्स से किंगडम प्लांटी है, ठीक है, तो किंगडम प्लांटे एक छोटा किंगडम नहीं है कि हम सारे प्लांट्स को एक ही में रख के पढ़ लें. किंगडम प्लांट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम है. उसमें अलग अलग डिविजन्स आते हैं, एल्गी आता है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स आते हैं. हर प्लांट एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए अब हमारे पास आया टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है, ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज अ टैक्सॉन. जैसे किंगडम है तो ये एक टैक्सॉन है. ठीक है, फाइलम है, ये भी एक टैक्सॉन है. क्लास है, ये भी एक टैक्सॉन है. ऑर्डर है, ये भी एक टैक्सॉन है. फैमिली भी, जीनस भी, स्पीशीज भी, ये सब क्या है? ये सब एक टैक्सॉन है. मतलब ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सॉन. जैसे किंगडम है तो ये सबसे बड़ा डोमेन है. तो किंगडम में डिफरेंट फाइलम्स आते हैं. फाइलम है, फाइलम में डिफरेंट क्लासेस आती हैं. क्लासेस में डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं. ऑर्डर्स में मल्टीपल फैमिलीज आती हैं. फैमिली में अलग अलग जीनस आते हैं और जीनस में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, सो ये है हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ ट्रिक टू लर्न दिस टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. That was all about the taxonomic hierarchy. Now let's study about the binomial nomenclature. देखिए, there are about 1.7 to 1.8 million species, right? So these all species are needed to be named, right? भाई हर एक species का कुछ ना कुछ name होना चाहिए, otherwise it would be really very very confusing, right? Isn't it? So इसीलिए there was need of nomenclature. अब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया को लेकर के एक जायंट एलिफेंट तक सभी का नाम हमारे लिविंग वर्ल्ड में दिया गया है. ठीक है, साइंटिफिक नेम सबका दिया गया है. सो अगेन अ साइंटिस्ट केम, कैरोलस लीनियस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस मैन इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. मैंने वहाँ पर भी बोला था ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. Right? So he gave the rules of binomial nomenclature. Binomial nomenclature, as the name suggests, by means 2. It means कि जो name होगा that would consist of 2 letters.
ऐसे भी अगर हम बात करें अपनी भी, लेट्स से ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हमारे भी नेम काइंड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। लाइक आई एम श्रेयांशी श्रीवास्तव, तो एक मेरा नेम हो गया एंड द अदर वन इज़ सर नेम, राइट। बट अब यहाँ पर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, इसी का नाम बहुत बड़ा सो है और राज, महावीर, प्रताप टाइप कुछ, तो वो तो आके बोलने लग जाएगा मेरा नाम तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं कर रहा है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू कोरिलेट, राइट। So Carolus Linnaeus came and he gave the rules for nomenclature. Okay, first rule was if you are naming any organism, so it would consist of 2 letters. ठीक है, 2 letters में हम उसका नेम लिखेंगे। फर्स्ट लेटर जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकेंड लेटर जो होगा वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड रूल वॉज कि जितने भी नेम्स आप लिख रहे होंगे वो सारे नेम्स लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट होंगे। थर्ड रूल वॉज जब भी आप जीनस एंड स्पीशीज़ के नेम लिख रहे होंगे, सो जीनस का फर्स्ट लेटर दैट वुड बी कैपिटल, स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट वुड बी स्मॉल, ठीक है। अब और क्या बोला इन्होंने कि जब भी आप लिख रहे होंगे नेम तो ऑलवेज अंडरलाइन जीनस एंड स्पीशीज़ सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली। ये कुछ इनके रूल्स थे, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ राइस का साइंटिफिक नेम इज़ ओराइजा सैटिवा, एंड दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ लेट्स से पैंथेरा लियो का, पैंथेरा लियो दैट इज़ लॉयन, राइट। अब देखिए यहाँ पर अब एक एक चीज़ को हम देखेंगे। पहला रूल क्या था इनका? पहला रूल इनका था कि जो नेम होगा वो 2 लेटर्स का होगा, तो 1 and 2, 1 and 2, राइट। सेकेंड चीज़ इन्होंने बोली ये लैटिन वर्ड है, तो ओराइजा सैटिवा एक लैटिन वर्ड है, पैंथेरा लियो भी लैटिन वर्ड है, ठीक है। तीसरा रूल था कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा दैट वुड बी कैपिटल, सो जीनस का फर्स्ट लेटर इज कैपिटल हियर, एंड स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट वुड बी स्मॉल, तो ये सैटिवा का एस स्मॉल हो गया एंड लियो का एल स्मॉल हो गया। उसके बाद में जो फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है दैट इज़ अंडरलाइन जीनस एंड स्पीशीज़ सेपरेटली, तो दोनों को ही हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, जैसे ओराइजा सैटिवा लिखा हमने तो हम जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। द करेक्ट वे ऑफ नेमिंग इज़ टू अंडरलाइन बोथ ऑफ देम सेपरेटली। अगर आप इसको कॉपी पेन पे लिख रहे हैं तो आपको अलग अलग अंडरलाइन करना है, बट इफ़ यू आर टाइपिंग तो उस टाइम पर आपको इसको इटैलिक्स में लिखना है। ओराइजा जो है दैट इज़ जीनस एंड स्पीशीज़ इज सैटिवा। सिमिलरली यहाँ पर पैंथेरा इज जीनस एंड लियो क्या है, स्पीशीज़ है। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ इसी टाइम पे, जो हमारे प्लांट्स की नेमिंग होती है उसके लिए कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। This committee is responsible for naming plants and animals के लिए जो कमिटी है that is ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. Alright, so that was all about the binomial nomenclature. With this, we are ending up the video. In this video, we have studied about 5 kingdom classification, then second is taxonomic hierarchy, and third topic is binomial nomenclature. So that was all about today's video. Till then, tata bye bye, take care, namaste.